तो आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मान और देखिए आगे देखिए टॉपिक शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। देखिए इससे पहले आपको पूरा विस्तार से देखिए पढ़ा दी थी कि मौर्य वंश क्या होता है और देखिए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और एक आपका आया था बिंदुसार। देखिए इन दोनों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा दी थी। और देखिए आगे देखिए हंसी में स्वागत करते हैं कि सम्राट अशोक और देखिए इसका पूरा जीवन परिचय से समझेंगे। और देखिए सम्राट अशोक के द्वारा कौन कौन सी लिपियाँ और देखिए कौन कौन से अभिलेख का साक्ष्य मिला है पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए कोई भी अगर एग्जाम देंगे तो देखिए अगर इतिहास से क्वेश्चन उसमें आता है हिस्ट्री से तो उसमें देखिए अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि देखिए अशोक से देखिए कि इसके कुछ बनाए गए स्तंभों से क्वेश्चन पूछता है या फिर देखिए जितने भी इसके अभिलेखों के साक्ष्य मिले हैं उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और देखिए एक इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग युद्ध जानते भी होंगे कलिंग का युद्ध, इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार देखकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कि सिर्फ में पूरा विस्तार से देख पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक का जीवन परिचय और देखिए उसके देखिए शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी पूरा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। और देखिए बात करते हैं कि देखिए पीडीएफ के लिए देखिए इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम से श्याम एकेडमी के नाम पर। देखिए यहाँ से पीडीएफ भी आपको मिलेगा और देखिए साथ में कोई भी यदि ऑफिशियल नोटिस आती है तो देखिए वो भी आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। देखिए कोई भी अगर विज्ञापन आता है या फिर कोई भी देखिए कोई भी अगर किसी भर्ती का आता है या नोटिस आती है तो आप लोग को देखिए यही से आप लोग को नोटिस मिल जाती है, ठीक है। और देखिए अगर किसी को अगर न्यूज़पेपर पढ़ना होता है या फिर देखिए विद्यार्थी जीवन के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट यदि न्यूज़ पढ़ना है तो भी आप लोग को श्यामन सर के नाम से फेसबुक पेज पर भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी आप लोग आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए सम्राट अशोक के बारे में। देखिए अगर बोलेंगे कि सर ये बताइए कि अशोक का देखिए पूरा कार्यकाल, तो देखिए पहले हम लोग देखिए पढ़ते हैं कि अशोक का जीवन परिचय कैसे कैसे था और देखिए उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए अशोक देखिए किसका पुत्र था, तो क्या बताया देखिए अशोक बिंदुसार, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिए बिंदुसार और देखिए उसके बाद आया था आपका अशोक। देखिए अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। और देखिए ये देखिए जिसका देखिए जन्म 340 ईसा पूर्व में माना जाता है। देखिए कोई भी ना इसका कोई साक्ष्य प्रमाण है नहीं, लेकिन देखिए जो भी है जहाँ जहाँ भी अभिलेखों के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी मिली है कि उसका जन्म 304 ईसा पूर्व में माना जाता है। और देखिए लंका की परंपरा में देखिए बिंदुसार 16 पटरानी और 101 पुत्रों का उल्लेख है। और देखिए ऐसा कहा भी जाता है, देखिए 101 पुत्रों का उल्लेख का मतलब कि देखिए अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की, ठीक है, देखिए वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके, ठीक है ना, देखिए 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ये भी देखिए कहा जाता है, इसका कोई साक्ष्य कहीं नहीं मिला है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि देखिए ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो था अपने 99 भाइयों की हत्या करके तो गद्दी पर बैठा था। और देखिए बिंदुसार की 16 पटरानियों के बारे में उल्लेख मिलता है और उसके 101 पुत्रों का उल्लेख है, ठीक है। देखिए पुत्रों में केवल केवल 3 का नाम उल्लेख है। और देखिए इसमें एक था आपका सुसीम, देखिए आप लोग जानते भी होंगे। देखिए सुसीम कौन था, जो देखिए जिसको बिंदुसार ने उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में जो विद्रोह हुआ था उसी को शांत करने के लिए सुसीम को भेजा था। और देखिए एक उसके बाद एक आपका अशोक आता है, एक तिस्य। देखिए बिंदुसार के 3 पुत्रों का नाम आता है, एक का नाम सुसीम, एक का नाम अशोक और एक का नाम तिस्मा आता है, ठीक है। और देखिए किसी किसी देखिए अगर किताब में पढ़ेंगे तो सुसीम को ही अशोक बोला गया है, किसी किसी किताब में अगर देखेंगे ना तो सुसीम को ही अशोक बोला गया था, जिसने जाकर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के विद्रोहों को शांत किया था और एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था श्रीनगर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर श्रीनगर की स्थापना कौन किया श्रीनगर की, तो क्या बताएंगे। देखिए अगर ऑप्शन में दिया है सुसीम तब तो इसी को टिक करेंगे। और क्योंकि देखिए कभी कभी किसी किताब में सुसीम को ना अशोक के बारे में बोलता है, तो देखिए अशोक या फिर सुसीम। लेकिन देखिए अगर अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें तीनों को अलग अलग नाम दिया है। सुसीम जो सबसे बड़ा था, उसके बाद अशोक, उसके बाद तीसरा था, ठीक है। और देखिए सुसीम श्रीनगर की स्थापना भी किया था। देखिए क्या बोला है कि देखिए तीसरे अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। और देखिए भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद 272 ईसा पूर्व में अशोक को राजगद्दी मिली और 232 तक उसने अपना शासन किया था। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक कब से कब तक देखिए गद्दी पर था, तो क्या बताएंगे 272 बीसी से लेकर ये 232 बीसी के मध्य ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। ये आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये तो हो गया देखिए अशोक के पूरे देखिए जीवन परिचय के बारे में कि देखिए कैसे वो गद्दी पर बैठा था। देखिए अब देखिए बात करते हैं कि देखिए जो आपका अशोक का कार्यकाल था। देखिए अगर बोलेगा ना कि सर ये बताइए कि अशोक मौर्य काल का चंद्रगुप्त के बाद दूसरा बड़ा शासक हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए इसको देवना प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नामों से भी इसका उल्लेख मिलता है। देखिए इसके कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पर देखिए इसका नाम क्या मिलता है, तो देखिए किसी किसी अभिलेख पर इसका नाम मिलता है देवना प्रिय, या फिर देखिए किसी किसी अभिलेख में इसे क्या बोलते हैं तो प्रियदर्शी। देखिए इसका नाम क्या है, प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। देखिए प्रियदर्शी और देवना प्रिय, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना गया, तो क्या बताएंगे सम्राट अशोक को, ठीक है। और देखिए उस समय देखिए उस समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, देखिए उत्तर भारत में जो आपका देखिए पर्वत है ना हिंदुकुश, जो अभी इस समय
ये पाकिस्तान से देखिए होता हो जाता है, वहाँ तक इसका फैला हुआ था। और देखिए दक्षिण में गोदावरी नदी, देखिए इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक पूरा फैला होता है। तो देखिए उत्तर भारत में हिंदुकुश पर्वत, और देखिए दक्षिण भारत में गोदावरी, और देखिए क्या बताएंगे तो ये आपका देखिए गोदावरी और मैसूर कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल से देखिए पश्चिमी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, देखिए अगर उस समय जब ये अशोक गद्दी पर बैठा, उस समय जो मौर्य वंश का साम्राज्य था, देखिए उत्तर में आपका हिंदुकुश पर्वत, और देखिए अगर बोलेगा सर दक्षिण में गोदावरी नदी, और एक आपका आता है कर्नाटक का मैसूर, और देखिए पूरब में बंगाल, और एक आपका आता है देखिए पश्चिमी अफगानिस्तान तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है, और देखिए बोलेगा कि उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य कौन था, तो क्या बताएंगे मौर्य वंश था। ठीक है, देखिए आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि मौर्य की उत्पत्ति देखिए क्या कैसे होती, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। और देखिए उस समय मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था नंद वंश। ठीक है, तो देखिए इसीलिए पूरा का पूरा देखिए जो आपका ये मौर्य वंश था सबसे बड़ा हुआ था साम्राज्य। ठीक है ना, और देखिए क्या बोला कि देखिए सम्राट अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री देखिए एक आता आपका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कराया था बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो देखिए अभी उसको देखिए आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि वो देखिए उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा कैसे मिली थी। ठीक है, पहले देखिए पहले कुछ बातें उसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए आते हैं, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अशोक की पत्नियों का देखिए उल्लेख मिलता है। तो देखिए अशोक की देखिए 5 पत्नियां हैं, देखिए 5 पत्नियों का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसमें सबसे प्रिय पत्नी थी कारुवाती। देखिए नाम आप लोग याद रखेंगे कि बोलेगा कि सर अशोक की सबसे प्रिय पत्नी का नाम, तो क्या बताएंगे कि कारुवाती। ठीक है, और देखिए अशोक ने अपने कार्यकाल में देखिए तीर्थ यात्रा कर को हटाया था। ठीक है, और देखिए तीर्थ यात्रा कर को अशोक ने अपने कार्यकाल में हटा दिया था। देखिए उससे पहले देखिए जो भी लोग एक स्थान से किसी और स्थान भी, या फिर देखिए इसके क्षेत्र में मतलब देखिए आने जाने का टैक्स देना पड़ता था, उसी को बोला गया तीर्थ यात्रा कर। जो भी लोग तीर्थ पर जाते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, उसी को हटा दिया था। और देखिए इसका साक्ष्य उड़ीसा के खारवेल थे राजा, उन्हीं के हाथीगुम्बा अभिलेख से मिलता है। आप लोग याद रखेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हाथीगुम्बा अभिलेख कहाँ का, तो क्या बताएंगे राजा खारवेल का, जो उड़ीसा के थे, उन्हीं की अभिलेख से यह देखिए साक्ष्य मिलता है कि जो अशोक था वो तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अशोक के देखिए जब गद्दी पर बैठा तो उसके द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था, वो था कलिंग की लड़ाई। देखिए कलिंग का युद्ध अगर बोलेगा कि देखिए अशोक अपने गद्दी पर बैठा था उसकी 8वें वर्ष, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देखिए शासन की 8वें वर्ष। ठीक है ना, देखिए शासन की 8वें वर्ष उसने सबसे पहला युद्ध लड़ा था, उसका नाम था कलिंग का युद्ध। और देखिए कलिंग को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं उस समय, इस समय उड़ीसा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा, देखिए इस समय का उड़ीसा उस समय क्या था, तो कलिंग था। देखिए इसको संविधान में अपने उत्कल भी इसको बोला गया उड़ीसा को। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे कि देखिए उड़ीसा को ही बोला गया कलिंग। देखिए और जो ये आपका बैटल हुआ था ना युद्ध, ये 261 से 262 ईसा पूर्व के मध्य ये लड़ा गया था। और देखिए ये देखिए जैसे अपने गद्दी पर बैठता उसकी 8वें वर्ष ये लड़ाई होती है कलिंग की लड़ाई। और देखिए कलिंग की लड़ाई में लगभग देखिए 1.5 लाख लोगों की रक्त प्रवाह होता है, मतलब देखिए खून की नदियाँ बहती है। और देखिए इसी को देखकर देखिए इसके में यहाँ देखिए इसमें जो आपका नरसंहार हुआ था, इसी को देखकर अशोक देखिए पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता है, और इसके बाद देखिए वो हथियार चलाना छोड़ देता है। और देखिए इसी युद्ध के बाद देखिए उसके दिमाग में जैसे देखिए ये लड़ाई के प्रति, नरसंहार के प्रति देखिए एकदम उसके अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, और वो देखिए अब उसके बाद लड़ाई करने से इनकार कर देता है। ठीक है, और देखिए जैसे देखिए कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का देखिए मन बदलता है, तो देखिए अशोक से एक मिलता है उपगुप्त, नाम आप लोग याद रखेंगे उसका भी। देखिए कलिंग के युद्ध के बाद अशोक से मिलता कौन है, तो क्या बताएंगे उपगुप्त मिलता है। ठीक है, उपगुप्त। ठीक है, और देखिए उपगुप्त से ही अशोक को बौद्ध शिक्षा की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा कौन दिया, तो क्या बताएंगे उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर देखिए नरसंहार को छोड़कर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करता है, और देखिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। ठीक है, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन भी देखिए आपसे पूछता है कि सर ये बताइए कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिया था, तो क्या बताएंगे उपगुप्त। ठीक है, और देखिए जैसे देखिए इसने अपना प्रचार प्रसार देखिए शुरू करना
बहुत दम लगता है। तो देखिए इसकी एक बेटी थी और इसका एक बेटा था, ठीक है। देखिए आप लोग उसको भी नाम याद रखेंगे। देखिए अशोक की, देखिए एक थी अशोक की बेटी और एक बेटा। तो देखिए अशोक के देखिए बेटा का नाम था, और देखिए इसका देखिए बेटा था आपका महेंद्रा, ठीक है। और देखिए बेटी का नाम था इसका संघमित्रा। और देखिए इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। और देखिए श्रीलंका ही नहीं, देखिए बल्कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने बेटे और बेटियों को भेजा था, ठीक है। और देखिए ये बौद्ध धर्म से इतना प्रेरित हुआ था कि पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार करने लगा था, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अशोक के बारे में, कि देखिए अशोक के द्वारा देखिए कुछ आपके देखिए अभिलेख थे जिसको देखिए जिससे साक्ष्य मिलता है हर जगह, वो देखिए उसको भी देखिए पढ़ते हैं पूरा विस्तार से कि सारी बातें कि अशोक के द्वारा कौन कौन से अभिलेख हमको मिले हैं। तो देखिए सबसे देखिए पहला आता है कि देखिए अशोक ने जो अभिलेख लिखने के जो प्रथा अपनाई थी, उसको देखिए उसको भी एक शासक से इसको मिलकर प्रेरणा, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। जब आप लोग क्या देखेंगे, देखिए अशोक को अभिलेख, देखिए अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पर लिखा गया, ठीक है। देखिए अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पर लिखा गया, ठीक है। देखिए पत्थरों पर लिखा गया लेख, इसी को बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। जो ये देखिए जो इससे हम लोग को जानकारी मिलती है, ठीक है, कि किसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, अशोक के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो देखिए अभिलेख लिखने का जो प्रेरणा था ना, वो अशोक को डेरियस प्रथम ने दिया था, याद रखेंगे। और देखिए ये कौन था, तो देखिए ये ईरान के हकमरी वंश का शासक था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कौन दिया था, तो क्या बताएंगे, डेरियस प्रथम। और ये था कौन, हकमरी वंश का शासक था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए जिसने अभिलेख लिखवाया था उसको देखिए पढ़ा कौन था। तो देखिए आप लोग नाम याद रखेंगे, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। देखिए अशोक की अभिलेख को, ठीक है, देखिए इसकी अभिलेख को कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप। आप लोग नाम याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। देखिए अशोक की अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी पूछता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए अशोक के देखिए 4 भाषाओं में अलेख, देखिए इसके अगर बोलेगा ना कि सर जो इसके अभिलेख लिखवाए गए थे वो कितनी भाषा में थे, तो देखिए सबसे अधिक पूछेगा तो क्या बताएंगे, ब्राह्मणी। देखिए ये इसमें देखिए सर्वाधिक अभिलेख इसी भाषा में थे, ठीक है ना, ब्राह्मणी। लेकिन देखिए एक आपका देखिए पाकिस्तान में था, तो देखिए क्या बताएं, खरोशी लिपि में था। और देखिए भारत में ब्राह्मी लिपि, अफगानिस्तान में देखिए एक चलती थी पद्धति अरमाइका, याद रखेंगे आप लोग। ये देखिए ये ईरानी देखिए जब भारत में आए थे, उसके बाद आए थे यूनानी सिकंदर। तो देखिए जब भारत में आए थे ना ईरानी, तो देखिए ईरानी का ही काम है कि देखिए भारत में एक लिपि लेकर आए थे जिसका नाम था अरमाइका लिपि, याद रखेंगे, ठीक है। अरमाइका लिपि ये ईरानियों की ही देन है, ठीक है ना। तो देखिए इस लिपि में अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाए गए अशोक के, वो देखिए उसकी लिपि क्या थी, अरमाइका। और देखिए ग्रीक भाषा में कुछ लिपियाँ थी जिसको देखिए जो ग्रीक लिपि भी कहा जाता है। तो देखिए अशोक के इन 4 भाषाओं में अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। देखिए आगे आते आपका, अब देखिए अशोक के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पर देखिए और भी आती है अभिलेख, जहाँ से देखिए जहाँ से कुछ और भी आपको देखिए जानकारी मिलती है। देखिए जैसे अगर बोलेगा कि सर ये बताइए कि देखिए अशोक, देखिए आपको बताएं कि अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है ना। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। और देखिए अशोक ने देखिए अपने साम्राज्य में जो भी औरतें थी ना, उनके देखिए उनकी स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास किया था, इसीलिए देखिए फेमस हुआ है। देखिए जो शासक अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति के लिए कुछ अच्छा किया है, वो देखिए इतिहास में उसकी नाम देखिए बहुत जबरदस्त रखा गया। देखिए अशोक को सम्राट की उपाधि मिली थी, आप लोग ये भी याद रखेंगे। और देखिए इसने महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए महिला महापात्र अधिकारी नियुक्त की थी, ठीक है। देखिए महिला महापात्र एक अधिकारी था जो देखिए इसके साम्राज्य में अगर किसी भी महिला को अगर किसी बात की कोई समस्या होती थी, तो उसकी देख रेख, उसकी जानकारी और उसको सही करने का प्रयास करने के लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था महिला महापात्र, ठीक है। और देखिए इसका साक्ष्य 4 अभिलेख से मिलता है। और देखिए ये आपका देखिए 4 अभिलेख आपके कहाँ है, तो क्या बताएंगे, देखिए 3 तो आपका कर्नाटक में और एक आपका कहाँ है, तो आपका MP में। देखिए एक आपका अभिलेख है MP का गुजरा अभिलेख, देखिए कर्नाटक का मास्की अभिलेख, देखिए कर्नाटक का नेट्रो और कर्नाटक का उदगोलन अभिलेख। देखिए इन चारों अभिलेख से क्या मिलता है कि अशोक अपने समय में महिला हिमापात्र अधिकारी की नियुक्ति किया था, जो महिलाओं की स्थिति को सही करने का प्रयास करने का काम करती थी, ठीक है। तो देखिए ये इन चारों अभिलेख से ये मिलता है, ठीक है। देखिए ये सब पूरा विस्तार से लेकर आप लोगों के लिए मटेरियल, ताकि किसी का भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। देखिए किसी भी लेवल का आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हो
तो आप लोग इसको आराम से कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक 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 है। देखिए अब देखिए कुछ अभिलेख अशोक के ऐसे भी हैं जिसे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए उसको हम हाथ से लिख के कभी लिखा है, ठीक है ना। देखिए पूछेगा आगे, सर ये बताइए। देखिए अभी इसका देखिए जो 14 अभिलेख का भी वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसके कुछ अभिलेख से जो देखिए जो साक्ष्य मिला है उसको पहले हम लोग देखिए समझेंगे। देखिए एक आता है रोमन दई अभिलेख। देखिए ये कहाँ है, तो देखिए ये नेपाल के लुम्बिनी, ठीक है। देखिए बोलेगा कि सर रोमन दई अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये नेपाल, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में। आप लोग क्या देखेंगे इसको, ठीक है ना, नेपाल के लुम्बिनी में। और देखिए सबसे छोटा अभिलेख अशोक का पूछेगा कि सर ये बताइए सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो क्या बताएंगे रोमन दई अभिलेख। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था, तो क्या बताएंगे रोमन दई अभिलेख, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा। देखिए अब देखिए कुछ आता है, देखिए एक आता टोपरा अभिलेख, ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा। और देखिए एक आता है आपका मेरठ, तो देखिए ये आपका यूपी में पड़ता है मेरठ। और देखिए एक आता है यूपी की कौशाम्बी का अभिलेख। देखिए ये क्वेश्चन खूब पूछा। देखिए कौशाम्बी का अभिलेख से देखिए रानी के लिए संबंधित था, ठीक है ना। इसका देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए कि जो आपका देखिए कौशाम्बी का अभिलेख था, देखिए यूपी के कौशाम्बी का जो अशोक का अभिलेख था, देखिए ये इसके रानी को समझता, ठीक है ना, रानी कारूबाती को, ठीक है, रानी के लिए समर्पित था। आप लोग ये याद रखेंगे। और देखिए इसी अभिलेख में कौशाम्बी अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि देखिए जो अशोक की पत्नी थी कारूबाती, उसने सबसे अधिक दान करते थे, ठीक है ना। देखिए दान करती थी, ठीक है, देखिए दान करती थी। और देखिए किसका उल्लेख मिलता है, इसकी पत्नी का नाम, इसका देखिए नाम क्या था, कारूबाती, ठीक है, कारूबाती इसकी पत्नी का नाम। सबसे प्रिय पत्नी इसकी कौन थी, तो कारूबाती पत्नी, ठीक है। आप लोग इसका देखिए क्वेश्चन पूछता है कि यूपी का कौशाम्बी अभिलेख किसका है, तो क्या बताएंगे अशोक का। इससे किसकी किसकी मिलती थी जानकारी, तो क्या बताएंगे, देखिए अशोक की पत्नी रानी का उल्लेख मिलता है जो सबसे अधिक दान किया करती थी, और ठीक है ना। और देखिए इसी अभिलेख को देखिए अकबर ने इसी अभिलेख को उठाकर इलाहाबाद लेके आया था, ठीक है। देखिए ये भी आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने किस देखिए अकबर ने अशोक के किस अभिलेख को इलाहाबाद लेके आया था, तो क्या बताएंगे, देखिए अशोक के कौशाम्बी को, ठीक है। और देखिए अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को, ठीक है ना। देखिए इसको अकबर ने देखिए उठाकर इलाहाबाद लेके आया था, ठीक है, उठाकर इलाहाबाद लेके आया था। देखिए ये भी आप लोग क्या रखें। देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए इलाहाबाद का एक किला है जिसका निर्माण अकबर ने किया था। देखिए यहाँ तक कि इलाहाबाद का नाम भी अकबर ने रखा था। देखिए इस समय उसका नाम हो गया प्रयागराज। तो देखिए वहीं पर एक अभिलेख लेकर आया था कौशाम्बी का अभिलेख जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख रानी के लिए समर्पित था अशोक का, तो क्या बताएंगे आपका यूपी के कौशाम्बी का अभिलेख, ठीक है। ये रानी कारूबाती के लिए उसमें समर्पित था, ठीक है ना। अब देखिए कुछ देखिए और भी आते हैं अशोक के अभिलेख, देखिए जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए एक देखिए इसका बिहार में कुछ अभिलेख मिले हैं। देखिए जिसका नाम था देखिए रामपुरवा का अभिलेख, देखिए लौरिया अजराज का अभिलेख, और देखिए एक आता है लौरिया नंदगढ़। देखिए यहाँ पर मोर का अंकन मिलता है, ठीक है। लौरिया जो मिलता अभिलेख ना बिहार के चंपारण में, वहीं पर मोर का अंकन मिलता है, ठीक है। और देखिए अशोक का एक ऐसा अभिलेख था जो देखिए जो 2 भाषाओं में उल्लिखित था। देखिए उसमें 2 भाषाओं में उसका अभिलेख लिखा गया था। देखिए उसका नाम है सरेकुना अभिलेख। देखिए ये पाया था बेटा आप लोग के अफगानिस्तान में, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए सरेकुना अभिलेख, देखिए ये ग्रीक भाषा और अरमाइका लिपि दोनों में लिखा गया था, सरेकुना अभिलेख था, ठीक है। ये देखिए 2 भाषा अभिलेख था, ठीक है ना। देखिए ये कुछ देखिए अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख होते हैं, ठीक है, देखिए जिससे कुछ उनके बारे में साक्ष्य मिलता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए अशोक के 14 कौन कौन से, देखिए एक आता है देखिए अशोक के 14 अभिलेख का नाम पूछता है, और हर अभिलेख में क्या क्या उल्लेख देवी क्वेश्चन पूछा। देखिए ये इसका अभिलेख था, पूरा क्रम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और देखिए इसमें 8 स्थान, देखिए ये देखिए 14 अभिलेख 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। और देखिए इसमें अलग अलग अभिलेख अलग अलग संदेश देते हैं, आप लोग नाम याद रखेंगे। ये भी देखिए अलग अलग अभिलेख अलग अलग क्या देते हैं, तो संदेश देते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देकर पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अशोक के देखिए जो आपके देखिए 14 अभिलेख थे, देखिए उसमें से देखिए पहला और देखिए पहला अभिलेख, देखिए इसमें क्या उल्लेखित था, तो देखिए अशोक के पहले अभिलेख में क्या था, तो देखिए इसमें तो पशु बलि की निंदा की गई, ठीक है। देखिए इसमें अहिंसा के बारे में बोला गया है कि देखिए अहिंसा एक पाप है, और देखिए इसमें पशु बलि की निंदा, ठीक है। देखिए पशु बलि की निंदा की गई है कि देखिए पशुओं को
देखिए बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए अगर बोलेगा कि देखिए पशु चिकित्सा की बात भी इसी में की गई, ठीक है। देखिए देखिए पशु चिकित्सा की भी बात आपकी इसी अभिलेख में की गई, आप लोग ये भी याद रखें, ठीक है ना। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए इसी अभिलेख में, देखिए इसी अभिलेख में आपके देखिए दक्षिण भारत के राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए जैसे चोर चेल पांडव, ठीक है, तो देखिए इसी में आपको मिलता है चोर चेल, आपका देखिए पांडव, ठीक है। देखिए इन सब देखिए जो देखिए एक आपका आता है श्रीलंका, देखिए इन सब का भी उल्लेख आपके तो अशोक के पहले अभिलेख से ही मिलता है, ठीक है। देखिए आ गया, देखिए आ गया तो इसका, देखिए इसका सेकंड अभिलेख। देखिए दूसरा अभिलेख में पूछेगा तो देखिए क्या बताएंगे इसका, हाँ देखिए हाँ देखिए देखिए उल्टा हो रहा है, कुछ उल्टा हो रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसके देखिए दूसरा अभिलेख में मिलता है देखिए पशु की, ठीक है ना, पशु की चिकित्सा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए पशु ना, ठीक है। देखिए ये देखिए चिकित्सा की बात देखिए इसके दूसरे अभिलेख में मिलता है। देखिए ये सब देखिए इसके सेकंड अभिलेख में मिलता है। देखिए पशु चिकित्सा, ठीक है, हाँ देखिए पशु की चिकित्सा का उल्लेख, ठीक है। और देखिए इसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत के शासक या वंश करेंगे उसको, देखिए वंश का उल्लेख है। देखिए जैसे चोर चेल पांडव, ठीक है, चेर थे, चेर चोर, चेर चोल और पांडव, ठीक है, पांडव। देखिए इनका उल्लेख मिलता है इसके दूसरे अभिलेख में मिलता है, देखिए पैरा में, ठीक है, वहाँ देखिए थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक है। देखिए तीसरे अभिलेख में देखिए बात करते हैं तो देखिए अब इस बात आता है कि देखिए इसमें 3 अधिकारी का उल्लेख किया था। देखिए जो इस अभिलेख में ना अशोक अपने कार्यकाल में देखिए जितने भी अधिकारी का उल्लेख किया था उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अधिकारी का उल्लेख है, ठीक है। देखिए इसमें अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और देखिए इसमें देखिए जो अधिकारी थे देखिए उसका नाम था राजयुक्तक प्रदेशक, ठीक है, राजयुक्तक। देखिए एक नाम आता है आपका प्रदेशक, ठीक है। अब देखिए बागा देखिए चौथा, तो देखिए बोलेगा कि देखिए इसके देखिए चौथे अभिलेख में देखिए युद्ध और शांति को, ठीक है ना, युद्ध को त्याग कर शांति को, ठीक है, युद्ध को त्याग कर शांति को अपनाना, देखिए इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखिए चौथे में। और देखिए जो युद्ध है देखिए उसको बोला गया भैरी घोष बोला गया, ठीक है, भैरी घोष, भैरी घोष को त्याग कर और शांति को अपनाना, ठीक है ना। ये इसके चौथे अभिलेख में उल्लेख है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं, देखिए आप लोग इसका इसी समय आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसका, देखिए 5वें अभिलेख में क्या उल्लेख था। देखिए पूरा एक एक को बताएंगे 14 अभिलेख में, देखिए क्योंकि देखिए किसी से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देखिए पाया में देखिए धम्मा पात्र की नियुक्ति, देखिए आप लोग बताएं कि देखिए उसने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए महिला महापात्र की नियुक्ति की थी, उसका उल्लेख इसके 5वें अभिलेख से भी मिलता है, ठीक है, महापात्र की नियुक्ति, ठीक है ना। अब देखिए बात कर देखिए इसका 6वां अभिलेख, तो देखिए 6वें अभिलेख से क्या मिलता है, तो देखिए जन कल्याण के लिए अधिकारी, देखिए जन कल्याण के, ठीक है, देखिए जन कल्याण के अधिकारी। और देखिए इसने देखिए कहा भी था देखिए अपने समाज में कि देखिए जो भी लोगों के हित के लिए काम करने वाले अधिकारी हैं सभी को लिए हमारा दरबार खुला रहेगा, आप लोग आके हमसे मिल सकते हैं। तो देखिए वो आपका 6वें अभिलेख में उल्लेख है कि जन कल्याण के अधिकारी राजा से मिल सकते हैं, ठीक है, राजा से मिल सकते हैं, ये उल्लेख है, ठीक है। देखिए पूछता है कि देखिए 7वां, तो देखिए यह देखिए सबसे बड़ा अभिलेख था, देखिए सबसे बड़ा अभिलेख आपका 7वां, ठीक है। देखिए सबसे आपको छोटा बताएं कि रोमन अभिलेख, देखिए सबसे बड़ा आपका 7वां अभिलेख था, देखिए ये सबसे बड़ा था, ठीक है, इसका सबसे बड़ा अभिलेख था। और देखिए इसमें किसका उल्लेख है, तो क्या बताया धार्मिक समन्वय का, ठीक है। देखिए इसमें उल्लेख किया गया था धार्मिक समन्वय का उल्लेख है, ठीक है ना। देखिए धार्मिक समन्वय का उल्लेख मिलता है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसके 8वें अभिलेख में, तो देखिए 8वें में देखिए धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया, ठीक है, देखिए धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है।
ठीक है। देखिए आगे देखिए बात करते हैं 9वां। तो देखिए इसके 9वें देखिए छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध कर दिया गया था, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, देखिए ये इसके 9वें में था। और देखिए बात करते हैं, देखिए इसके 10वें अभिलेख में किसका उल्लेख है, तो देखिए 10वें में आता है। तो देखिए धम्म का महत्व, देखिए देखिए धम्म क्या होता है, तो देखिए जो आप लोग जानते भी होंगे कि बौद्ध धर्म में, तो देखिए उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस था, उसी का महत्व। ठीक है, धम्म के महत्व का उल्लेख किसमें मिलता है, तो क्या बताएंगे इसके 10वें अभिलेख में। ठीक है ना, इसका भी देखिए आप लोग इसके साथ आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए इसके आपके देखिए से जो आपके 4 देखिए उसमें क्या क्या है, तो देखिए इसके 11वें अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, तो देखिए 11वें में ब्राह्मणों को, देखिए ब्राह्मणों की सुरक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए ब्राह्मणों की रक्षा या देखिए ब्राह्मणों की सुरक्षा की का उल्लेख किया गया। देखिए इसमें कहा गया था कि देखिए ब्राह्मणों को कोई सताएगा नहीं, या फिर कोई किसी प्रकार से उसको देखिए प्रमाणित नहीं या फिर उसको अपमानित नहीं करेगा। ठीक है, और देखिए 12वें में, तो देखिए 12 में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताएंगे, देखिए इसमें स्त्री महापात्र अधिकारी की स्थापना, ठीक है, किस प्रकार से की जाएगी उसका उल्लेख मिलता है। देखिए स्त्री महापात्र देखिए अधिकारी की स्थापना, देखिए अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है इसमें, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना, और देखिए 13वां में, तो देखिए 13वां आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इससे कि देखिए इसमें आपके कलिंग युद्ध का उल्लेख है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख, तो क्या देंगे आपके 13वें अभिलेख में। ठीक है ना, युद्ध का उल्लेख है। और देखिए सबसे जो आपका अंतिम आता है इसका 14वां अभिलेख, तो देखिए हाँ लेखन में गलती की जिम्मेदारी लिखने वाला होगा। ठीक है, देखिए अगर देखिए जो भी देखिए इसकी अभिलेख में जो लेखन कर रहा है, तो लेखन में त्रुटि जो होगी, लेखन में त्रुटि होने पर देखिए लिखने वाला जिम्मेदार होगा, लिखने वाला जिम्मेदार होगा। देखिए ये इसके कुल 14 अभिलेख थे। ठीक है ना, और देखिए एक बात आप लोग और भी याद रखेंगे कि देखिए केवल 14 अभिलेख तो देखिए ये इसका साक्ष्य मिलता है। देखिए और भी हो सकते हैं कि इसके के बहुत सारे अभिलेख रहे होंगे, लेकिन देखिए जितना मिलता है हम लोग को 14 पूरा विस्तार से आप लोग को बता दिए। और देखिए बस सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिलेख में किसका उल्लेख मिला था। ठीक है ना, देखिए ये आप लोग याद रखेंगे, इसके पूरे 14 आपके अभिलेख थे। ठीक है, अब देखिए कुछ बात करते हैं देखिए अशोक के बारे में कि देखिए अशोक ने कुछ देखिए स्तूप भी बनवाया था, और देखिए कुछ देखिए इसने चिन्ह भी बनवाया जो आप लोग देखिए जानते भी होंगे। देखिए अशोक के द्वारा देखिए कुछ बनाया गया था, जिसे एक आपका आता है देखिए सांची का स्तूप। देखिए क्वेश्चन से पूछता है ये भी कि सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था, तो सांची का स्तूप ये कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे एमपी में पड़ता है। ठीक है ना, और देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि आगरा के देखिए सॉरी अब बनारस के सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में इसने क्या बनाया है, तो बनाया था आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ आप लोग याद रखेंगे। देखिए अशोक स्तंभ अशोक के द्वारा देखिए बनाया गया था। और देखिए अशोक स्तंभ में देखिए क्या क्या है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन इसे पूछता भी है, देखिए जो अपना देखिए भारत क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, ये देखिए क्या है, तो अपना ये राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है ना, भारत का। और देखिए इसमें क्या क्या है पर देखिए जानिए, देखिए इसमें 4 आपका सिंह होते हैं, सिंह मतलब शेर। ठीक है, देखिए एक इसमें घोड़ा होता है, एक में देखिए बैल है। ठीक है ना, और देखिए एक इसमें क्या है, तो चक्र है, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं हम लोग। और देखिए इसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते। देखिए इसमें देखिए लिखा गया आपका देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। ठीक है, ये देखिए ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है ना, देवनागरी लिपि में। ठीक है, आप लोग देखिए इसको भी याद रखेंगे। ये देखिए चिन्ह होता है, देखिए जिससे क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है कि देखिए उसमें अशोक स्तंभ में क्या क्या है, तो देखिए 4 आपके सिंह होते हैं, एक घोड़ा होता है, एक बैल होता है, और एक देखिए अशोक चक्र होता है। उसमें क्या लिखा गया होता है, सत्यमेव जयते। और मतलब देखिए सत्य पर देखिए सत्य की हमेशा विजय होती है, और देखिए वो देवनागरी लिपि में लिखा गया। ठीक है, तो देखिए ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अशोक के साम्राज्य में किस प्रकार का न्याय व्यवस्था थी और किस प्रकार का शासन व्यवस्था इसी के कार्यकाल में चलती थी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इससे भी आपके पेपर में पूछता है। देखिए आते हैं आपका कि मौर्य काल का संगठन या न्याय व्यवस्था या फिर कैसा था इसका प्रशासन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अगर बोलेगा ना कि सर ये बताइए कि देखिए उस समय देखिए जब गद्दी पर आया था
अशोक ने, तो देखिए उस समय कुछ ना न्याय व्यवस्था की देखिए कुछ दूसरी थी, लेकिन जब अशोक आया तो देखिए वो सबको बदल के अपना न्याय व्यवस्था शुरू करता है। देखिए जैसे अगर बोलेगा कि देखिए मौर्यकालीन देखिए संगठन कैसा था, तो देखिए क्या बताएंगे, श्रेणी देखिए दो तरह की बड़ी थी, ठीक है। देखिए मौर्य काल में देखिए तीन तरह की श्रेणी थे, देखिए तीन तरह की थी श्रेणियाँ। देखिए पहला क्या था, तो देखिए पहला था आपका श्रेणी में शिल्पकार का संगठन, ठीक है। देखिए पहला क्या था, तो शिल्पकार का संगठन। देखिए सेकंड था, तो देखिए वो था आपका व्यापारी वर्ग, ठीक है, व्यापारी वर्ग था। और देखिए थर्ड था, तो वो देखिए कारवा का, ये यहाँ पर देखिए मतलब देखिए स्वार्थवाह था, यहाँ पर देखिए किला का मतलब देख रेख करने के लिए, देखिए उसी को बोलेगा कार्यवाह। कार्यवाह का क्या था, तो ये आपका संगठन था, ठीक है। देखिए ये देखिए उसके कार्यकाल से पहले देखिए जिसे आपका जो देखिए पूरक परिचय था आपका मौर्य काल, देखिए उसमें तीन तरह की श्रेणियाँ थी, एक देखिए शिल्पकार वर्ग, एक व्यापारी वर्ग और एक आपका कार्यवाह का संगठन था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए इसमें देखिए कि किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, तो देखिए बात करते हैं इसकी न्याय व्यवस्था पर। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे। देखिए बात करते हैं इसकी इसका किस प्रकार का न्याय व्यवस्था तो देखिए न्याय व्यवस्था में देखिए पुलिस का काम कौन करता था, पुलिस। देखिए जो काम उस समय था पुलिस का, देखिए उसको बोला गया राछिन बोला गया। क्या बोला गया, आप याद रखेंगे, देखिए उनको बोला गया राछिन, ठीक है, उसको राछिन कहा गया, ठीक है ना। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा, तो देखिए दो तरह के दीवानी और फौजदारी, दो तरह की थी व्यवस्था। देखिए एक में देखिए न्याय की यदि बात करेंगे तो देखिए दो तरह का था, एक था आपका दीवानी। तो देखिए दीवानी का देखिए काम था कि देखिए जन समस्या को सुना, ठीक है, देखिए जन समस्या को सुनता था, ठीक है ना, जन समस्या को सुनना इसका काम था। और देखिए एक था आपका फौजदारी। देखिए फौजदारी को कंठक बोला गया था, ठीक है ना, कंठक शोध, देखिए इसको बोला गया फौजदारी। देखिए इसका का काम क्या था, तो देखिए मारपीट, ठीक है, मारपीट की समस्या को देता था, ठीक है ना, ये था आपका फौजदारी। और देखिए जो ये आपका देखिए दीवानी था, इसको देखिए बोला गया धर्म स्थली, ठीक है, धर्म स्थली। ये देखिए लोगों की देखिए जो समस्या थी उसको देखता था। लेकिन देखिए जो आपका था जो फौजदारी था, वो देखिए कहीं भी अगर देखिए साम्राज्य में अगर कहीं हुआ है मारपीट, तो देखिए उसकी समस्या को देख रेख करने के लिए देखिए क्या होता, तो फौजदारी था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं देखिए गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है ना। देखिए कुछ देखिए इसके के कार्यकाल में अशोक के कुछ गुप्तचर विभाग भी थे। तो देखिए एक आता है आपका गुप्तचर ठीक है, गुप्तचर विभाग। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए उसका नाम था गुण पुरुष, ठीक है। और देखिए ये भी देखिए दो तरह की थी, ठीक है। देखिए एक थे देखिए इसके लिए देखिए एक संस्था थी, और देखिए इसके लिए एक आपका संचार बनाया गया था, ठीक है ना। देखिए संचार देखिए गुप्तचर व्यवस्था में दूर दूर तक आ जाकर देखती थी। और देखिए एक संस्था था जिसमें गुप्तचर विभाग स्थित था, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग क्या देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसका कि देखिए इसका देखिए किस प्रकार से एक था प्रशासन व्यवस्था, ठीक है ना। अब देखिए इसके प्रशासन में कुछ अधिकार भी नियुक्त होते थे। देखिए जैसे नाम आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देखिए कृषि विभाग का नाम क्या था, ठीक है, कृषि विभाग। तो देखिए इसके कार्यकाल में कौन थे कृषि विभाग, तो देखिए उसी को बोला गया सीता अध्यक्ष, ठीक है, नाम आता है, उसी को बोला गया सीता अध्यक्ष बोला गया, ठीक है। नाम आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक आता है देखिए संहारता। देखिए कृषि कर कौन करता था इकट्ठा, तो देखिए कृषि कर इकट्ठा करने का काम करता था। देखिए इकट्ठा करने वाले को क्या बोला गया, तो देखिए उसका नाम था आपका देखिए संहारता था नाम उसका, ठीक है, संहारता, ठीक है। और देखिए इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कलेक्टर बोलते हैं इसको, कलेक्टर, ठीक है। ये देखिए इकट्ठा करता था टैक्स। अब देखिए बात करते हैं, देखिए कोषा अध्यक्ष कौन था, तो देखिए कोषा देखिए अध्यक्ष था आपका देखिए सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता। देखिए ई था आपका कोषाध्यक्ष। अब देखिए पूछता है कि सर ये बताइए कि देखिए देखिए जंगल का देखिए हेड कौन था, जंगल का,
तो देखिए उसको बोला गया आर्टविक, ठीक है, वो था देखिए आर्टविक था। अब देखिए बोला गया कि सर ये बताइए, देखिए खुदाई या फिर खान का देखिए देखिए विभाग कौन देखता था, खनन वाला विभाग, खनन विभाग। तो देखिए उसका नाम था आपका आकरा, देखिए उसका नाम था आकराध्यक्ष, ठीक है। देखिए इसके पास था खनन विभाग। अब देखिए एक आता आपका कि देखिए मुद्रा का नाम था, देखिए एक देखिए ना, नाम पूछता कि सर ये बताइए कि लक्ष्मा ध्यक्ष, देखिए ये क्या था, तो देखिए नाम आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये मुद्रा का नाम था, देखिए ये क्या था, तो मुद्रा का नाम, अशोक के समय में देखिए मुद्रा का नाम था लक्ष्माध्यक्ष, ठीक है। देखिए उस समय देखिए जो रुपये चलते थे उसका नाम था लक्ष्माध्यक्ष, नाम आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में देखकर पूछता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए देखिए अब ये पूरा पूरा देखिए इसकी इस प्रकार से थी इसके प्रशासन, न्याय व्यवस्था, और इसका क्या था, तो पूरा का पूरा मौर्य काल का संगठन था, ठीक है। अब देखिए अशोक पर देखिए कुछ विद्वानों का कमेंट भी है, जिससे देखिए आपसे क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में देखकर खूब पूछता है कि सर ये बताइए कि अशोक पर कौन कौन क्या क्या का कमेंट किया था, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये भी देखिए देखिए याद रखेंगे। देखिए एक है आपका तीन पैंथर, देखिए नाम है इसका तीन पैंथर नाम है, ठीक है ना, उसका तीन पैंथर। देखिए इसने क्या बोला था कि देखिए अशोक के क्या है, तो देखिए अभिलेख फालतू है, ठीक है ना। देखिए ये देखिए तीन पैंथर ने कहा था कि देखिए अशोक के अभिलेख फालतू हैं। देखिए अभिलेख फालतू हैं, ठीक है। देखिए एक नाम आता है आपका जस्टिन, ठीक है। देखिए नाम आता है एक, देखिए एक का नाम आता है आपका जस्टिन। देखिए इसने क्या बोला था, तो देखिए इसने क्या कहा, देखिए मौर्य काल को के फौज को लुटेरों की फौज कहा था, ठीक है। मौर्य काल की फौज को लुटेरों की फौज कहा, ठीक है, लुटेरों की फौज कहा था, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए एक नाम आपका आता है, देखिए ये तो देखिए पूरा पूरा समाप्त हो गया। अब देखिए पूछता ना कि सर ये बताइए कि देखिए इसके कार्यकाल में अगर पूछेगा ना कि सर सबसे बड़ा पद, देखिए सभी विभाग का तो आपको बता दिए कि कौन कौन हेड था, कौन कौन क्या क्या था, लेकिन देखिए दो तीन नाम आप लोग और याद रखेंगे। जो देखिए जो विभाग का सबसे सर्वोपरि पद था, उससे देखिए सबसे छोटा पद कौन सा था, ठीक है ना, ठीक है। देखिए ये देखिए आप लोग देखिए देखिए तीन पैंथर ने क्या बोलता, अशोक के अभिलेख फालतू हैं, और देखिए क्या बोलता जस्टिन ने कि मौर्य काल की फौज लुटेरों की फौज थी, ठीक है। अब देखिए बोला ना कि सर इसके कार्यकाल में पद जो था कौन कौन सा था, देखिए तो सबसे बड़ा पद था, देखिए सबसे बड़ा पद, तो देखिए वो था राजा का पद था, ठीक है। देख राजा, देखिए इसके बाद आपका देखिए इसके बाद था आपका युवराज का पद था, युवराज। दो देखिए जो राजा से देखिए छोटे पद थे। और देखिए एक देखिए अगर बोलेगा ना कि सर ये बताइए कि प्रांत का, ठीक है, देखिए या फिर देखिए राज्य का बड़ा पद, राज्य या फिर देखिए प्रांत का बड़ा पद कौन था, तो देखिए उसका नाम था आपका प्रांतपति, नाम था उसका, ठीक है, प्रांतपति। अब देखिए पूछेगा कि देखिए सर जिला का, देखिए जिला का बड़ा पद कौन था, तो देखिए उसका नाम था विस्पति, ठीक है, विस्पति, ये देखिए बड़ा बात था, ठीक है ना। और देखिए बोला गया कि सर ये बताइए कि गांव के मुखिया को क्या बोला गया, तो देखिए हाँ बोलेगा कि सर यहाँ देखिए 10 गांव का, देखिए 10 गांव का मालिक कौन था, तो देखिए उसको बोला गया गोप, ठीक है, गोप को बोला गया 10 गांव का मालिक। और देखिए बोलेगा कि देखिए सबसे बड़ा पद तो आपका राजा का, और देखिए सबसे छोटा पद, ठीक है, तो मुखिया को बोला गया सबसे छोटा पद, तो देखिए वो कौन था, तो ग्रामिक बोला गया उसको मुखिया, या फिर उसी को बोला गया ग्रामिक, या फिर उसी को बोला गया मुखिया, नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए ये सबसे आपका छोटा पद था, ठीक है। देखिए इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि मौर्य काल में सबसे बड़ा पद तो था राजा का, उसके बाद युवराज, और देखिए राज्यों में देखिए राज्यों में बड़ा पद प्रांतपति, जिला में बड़ा पद देखिए विस्पति, 10 गांव का मालिक को गोप बोला गया, सबसे छोटा पद को ग्रामिक बोला गया, या फिर उसी को बोला गया मुखिया, ठीक है। तो ये आप देखिए दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। और देखिए आपसे क्वेश्चन खुद देखिए खूब पूछता है, ठीक है ना।
ठीक है। और देखिए बोलेगा कि केसरिये बताइएगा। देखिए जैसे ही अशोक का कार्यकाल खत्म होता है तो देखिए इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो देखिए अशोक का देखिए पुत्र हुआ था कुणाल, ठीक है। देखिए इसका देखिए पुत्र देखिए जो था उसका नाम था कुणाल था, ठीक है, कुणाल, कुणाल था, ठीक है ना। देखिए कुणाल देखिए इसके बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है ना, कुणाल गद्दी पर बैठता है, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए जितने भी शासक हुए ना, देखिए मौर्य काल के सब देखिए उनके अंदर उतनी योग्यता थी नहीं, इसीलिए देखिए धीरे धीरे मौर्य काल का पतन होना शुरू हो गया था। और देखिए सबसे अंतिम बोलेगा कि सर ये बताइए कि मौर्य काल, ठीक है, बोलेगा कि सर ये मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए क्या बताएंगे, तो वो था आपका वृद्ध, ठीक है, नाम उसका आता है वृद्ध, ठीक है, ठीक है ना, सबसे अंतिम था, ठीक है ना। और देखिए इसका सेनापति कौन था, तो देखिए इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। देखिए इसका सेनापति का नाम कौन था, तो देखिए उसका नाम था पुष्यमित्र सिंह। और देखिए शुंग ने, देखिए पुष्यमित्र शुंग ने देखिए अपने राजा वृद्धदेव की हत्या करके देखिए एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था शुंग वंश, ठीक है। देखिए इसने देखिए इसकी क्या की थी, तो देखिए हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी थी। और देखिए नया वंश बनाया, ठीक है, नया वंश बनाया, और देखिए उसका नाम था शुंग वंश, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए हमको पूरा विस्तार से पढ़ना है शुंग वंश के बारे में, ठीक है ना। देखिए इसके अलावा देखिए आपके मौर्य काल से या फिर देखिए अशोक से ना कोई अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं बता, पूरा उसके देखिए 14 अभिलेख जो और भी अभिलेख थे कहाँ कहाँ पाए गए थे उसको भी देखिए पूरा विस्तार से आप लोग को पढ़ा दिए हैं। और देखिए कोई भी अभिलेख आपका बचा नहीं होगा। और देखिए पूरा अशोक के बारे में पूरा विस्तार से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और देखिए अशोक के पायपत्रियों में से उनका नाम था एक का कार्यवती, और देखिए उसी का देखिए पुत्र हुआ था कुणाल। और देखिए इसके बाद अशोक के बाद गद्दी पर बैठता है, लेकिन देखिए ये अशोक की तो उतना योग्य शासक नहीं हुआ था। देखिए धीरे धीरे मौर्य काल का पतन होना शुरू हो गया। और देखिए मौर्य काल का बोलेगा कि सर अंतिम शासक तो क्या बताएंगे, वृद्धद था, ठीक है। और देखिए इसकी हत्या क्या था, देखिए इसका हत्या कौन किया था, तो क्या बताएंगे, इसका था सेनापति थी उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसने एक नया वंश को स्थापना किया था जिसका नाम था शुंग वंश, ठीक है। तो देखिए पूरा पूरा आपका अशोक एकदम समाप्त हो गया, ठीक है ना। देखिए इसके बाद आपको को पढ़ना है पूरा पूरा विस्तार से कि शुंग वंश, ठीक है ना, कैसे चला था आगे, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो देखिए वीडियो को लाइक से आप लोग जरूर करते रहेंगे। और देखिए एकदम ध्यान से पूरा ना बाइक से पढ़ते चलेंगे तो आपका इतिहास एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रयास किए हम लोग कि एक भी पॉइंट या फिर एक भी कोई ऐसा फैक्ट ना जो आप लोग का छूट जाए, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखिए सीरीज को यहाँ पर शांत करते हैं। थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।